हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज संडे का दिन और एक नया वीडियो। तो आज मैं एक्चुअली पूरे जो क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट आया उस पे एक समरी डालते हैं कि क्या हुआ पोर्टफोलियो के साथ और साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस किए मैंने। तो आई थिंक जो क्वार्टर वन का रिज़ल्ट है बाय एंड लार्ज वो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं अपने स्टॉक्स पे बात करता हूँ। तो एक्चुअली दो कैटेगरी में मेरे स्टॉक्स को मैं बांट सकता हूँ। तो एक तो मेरे टॉप 5 होल्डिंग्स थे, जो कि शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। और सेकंड कैटेगरी पे हम बात करेंगे कि जो मेरे थोड़े मीडियम बेट्स हैं उन्होंने कैसा किया, और कुछ मीडियम बेट्स एक्चुअली बहुत अच्छा कर गए। और थर्ड में बात करूंगा कि क्या मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि मैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख रहा था अपनी पोर्टफोलियो का, इंडिया पोर्टफोलियो का। तो वो रहा है 30% ईयर ओवर ईयर। मैं एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट यूट्यूब में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। और ये निफ्टी 500 से जब कंपेयर करता हूँ मैं, तो वो कुछ 3% किया है निफ्टी 500 ने, और पोर्टफोलियो ने 30% किया है। तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। बट ठीक है, अब स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आप करोगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करोगे तो इतना तो बनता है, और थोड़े ऊपर नीचे तो होती है, बट ठीक है, अच्छा रहा है। तो पहले मेरे टॉप 5, तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें जाने से पहले जो मेरे टॉप 5 थे वो थे नेटवेब, उसके साथ टाइमेक्स सेकंड था, जो थर्ड था वो V2 रिटेल था, और फोर्थ था जीना सीखो, और फिफ्थ था जैगल, और एक सिक्स्थ भी है उसकी उसी अराउंड वेटेज का अराउंड है, वो MCX है। और एक्चुअली सेवेंथ भी है वो BSE। तो ये मेरे 7 बड़े होल्डिंग्स थे। तो अब जो मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो नेटवेब ने तो खैर बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट किया, उसके बाद उसकी शेयर प्राइसेस भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है। आई थिंक वो क्लियरली लीडर ऑफ द पैक हो चुका है मेरे लिए। टाइम एक्स का जो रिजल्ट था वो ठीक ठाक था, बहुत ही ज़बरदस्त नहीं था। पर उन्होंने अपने एक प्राइवेट कॉल होता है उसमें जस्टिफिकेशन दिया, तो वहाँ पे पता चला कि सेल्स बेटर होंगे नेक्स्ट क्वार्टर। तो आई थिंक जो तीसरा था V2 रिटेल जो है, आई थिंक मैंने किसी में अलग वीडियो नहीं बनाया है V2 रिटेल के लिए। बहुत ही प्रेडिक्टेबल एक बिजनेस हो गई है अब। हमेशा वो 50-60% ग्रोथ करते हैं। स्टोर ओपनिंग बहुत एग्रेसिव हो रहा है। पर जो टाइमेक्स और नेटवेब को जो मिला है री रेटिंग और शेयर प्राइसेस ऊपर जाने का मौका, V2 रिटेल को अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं मिला है। तो उसमें हो क्या रहा है कि आई थिंक V2 रिटेल के जैसे बहुत सारे और प्लेयर हैं, और मार्केट को थोड़ा सा मे बी उनको जो हाई पी देने में दिक्कत हो रही इस कारण से, और इंस्टीट्यूशन का इतना इंटरेस्ट बन नहीं रहा है जैसे नेटवेब में बना। अभी 1200 करोड़ का QIP भी किया नेटवेब ने। तो V2 रिटेल के बिजनेस बहुत अच्छे हैं, पीज नीचे आ गए हैं, लेकिन शेयर प्राइसेस मूवमेंट हुआ नहीं है। ऐसे केसेस में मैं नहीं बेचता हूँ। जब बिजनेस अच्छा करे और प्राइस ना मूव हो तो मेरे लिए कोई रीज़न नहीं बनता है बेचने का। प्राइस का मूवमेंट पे मैं बाय या सेल नहीं करता हूँ। बस एक ही केस है, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग जाए, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, अनजस्टिफाइड हो जाए, तो ही मैं सेल करता हूँ। अदरवाइज सेल करने का कोई कारण नहीं है। तो V2 रिटेल बना रहेगा मेरे टॉप 5 पोर्टफोलियो में। BSE और MCX की बात करते हैं, फिर हम दो लैगर्ड्स को लेते हैं। तो BSE और MCX ठीक ठाक रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। आई थिंक दोनों का ऐसा फील हो रहा मार्केट से कि वो टॉप बन चुका है। अब यहाँ से ऊपर जाने का भी नियर टर्म में ऐसा चांसेस नहीं है। तो क्या मैं सेल करूँगा? नहीं, मैं सेल नहीं करूँगा। ये दोनों मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं। मुझे इतना जल्दी चर्न करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हो क्या रहा है तो MCX में ऑब्वियसली जो Q1 में बहुत जो वोलेटिलिटी थी, सॉरी Q4 में जो वोलेटिलिटी थी, वो वोलेटिलिटी फिर से तो नहीं आएगी। गोल्ड सिल्वर आप लोगों को पता हुआ कैसे भागा था, तो ऑब्वियसली उसके कारण MCX का रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ था। और लेकिन उसके बाद अब उस तरह का रेवेन्यू नहीं हो सकता क्योंकि वोलेटिलिटी भी कम हो गई है। बट ओवरऑल सेकुलर ट्रेंड है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा वो। अच्छा, BSE में थोड़ा इशू आया है। BSE में क्या इशू आया है ना कि BSE का जो मेन रेवेन्यू है वो पूरा FNO से आता है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो इंडिया में एक नया सिस्टम आया है CAS करके, उसमें ये हो रहा है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। उसमें ये हुआ है कि 3:15 में जो FNO ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 3:30 जो एंड टाइम है तब तक ट्रेड करते रहते थे। अब ये 3:15 में ही ये जो ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग है ये बंद हो जाता है, और सबको अपने कोटेशन देने पड़ते 3:15 में, और 3:30 को ही एक पिटारा निकलता है, पता चलता है कि किसका
क्या सेल हुआ क्या बाय हुआ। तो वो जो 15 मिनट का जो लास्ट का लॉट है वहाँ एक्टिव ट्रेडिंग हो नहीं पा रही है। तो इसके कारण बीएससी को झटका लगा है। पर अगेन इनसे ये बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म स्टोरीज है। अभी इंडिया का कैपिटल मार्केट्स आगे बढ़ेगा तो ना कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत नीचे गया, अगर ये 2500 के राउंड आ गया तो मैं थोड़ा और बाय भी कर लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अच्छा, अभी दो लैगर्ड्स पे आते हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया। तो देखिए, ये है मार्केट का ब्यूटी, है ना। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा और थोड़ा अपसाइड मिलेगा और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक कर लेगा। तो जीना सीखो ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया अपने रिजल्ट्स को लेके। कुछ भी खास ऐसा ग्रोथ हुआ नहीं क्योंकि उनका हॉस्पिटल बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। थी मैंने वीडियो में कवर किया। तो मैंने क्या किया, तो देखिए, मैं बहुत रूथलेसली मैनेज करता हूँ पोर्टफोलियो। इसका क्या मतलब है कि आई थिंक आम जनता जहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ करती है वो ये करती है कि जब प्राइस नीचे जाता है तो उसको एवरेज करती है। मैं नहीं करता हूँ ऐसा। प्राइस नीचे गया है क्योंकि इसके बिजनेस में इशू आया है, तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को काटा है। इनका इनका जो लोकेशन है उसको हाफ कर दिया है। तो अब मेरे ये टॉप 5 में नहीं रहेंगे, अब ये आ गए हैं मेरे मिड टीयर पोर्टफोलियोज में। और उसके साथ ही साथ ये अब मैं पूरा भी नहीं सेल किया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा जो बैड न्यूज़ है ये प्राइसिंग हो गया है। अब इसके बाद शायद बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। जैगल तो अब ऊपर भी भागने लगा है। पर देखते हैं, अगर टर्न अराउंड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं और भी काटने को तैयार हूँ नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। तो आप देखिएगा, बार बार मैं रिजल्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ, प्राइस सेक्शन पे कम फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं मेरे मिड टीयर्स पे। मिड टीयर्स में 5-6 जो मेरे इंपॉर्टेंट थे, आज मैं सब ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ही बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला था कल्याण, फिर एक मनोरमा इंडस्ट्रीज़, और याद करने देते हैं, और एक यूनाइटेड फूड ब्रांड्स था, एक आपका ब्लू स्टोन था, और एक यात्रा था। और इंटरेस्टिंगली यात्रा को छोड़ के सब ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। कल्याण 40% का ग्रोथ, आई थिंक मनोरमा कंटिन्यूज, मनोरमा वापस आ गई है। मनोरमा ने आई थिंक एक वीडियो मैंने किया था मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कुछ नए नए आम अपने चेन्स खोल लिए थे फॉरेन में। अब वो जो लॉस हुआ था वो अब वापस से रिकवर होने लगा है। तो अब मनोरमा ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। मनोरमा का शेयर प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। लेकिन दो जो सबसे बड़े टर्न अराउंड रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में इस बार मिड स्टॉक्स में, वो थे ब्लू स्टोन और यूनाइटेड फूड ब्रांड, जो कि बारबेक्यू नेशन। आई थिंक यूनाइटेड फूड ब्रांड्स ने बहुत ही लंबा प्रोजेक्शन दिया है कि वो नेक्स्ट 5 साल में 12,000 करोड़ तक का रेवेन्यू करेंगे और एबिटा 15% होगा। अभी 7-7.5% है। तो आप समझ के चलो कि नेक्स्ट 5 साल में वो बोल रहे हैं कि 4 से 5 साल में 1800 करोड़ का एबिटा करेंगे। आई थिंक उनका मार्केट कैप कुछ 12,000-13,000 करोड़ का है। तो इजीली ये मार्केट कैप 25-30 हज़ार हो सकता है अगर ये ऐसा एग्जीक्यूट करे। बट शेयर्स ने भी काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया है। तो ये रहा बात यूनाइटेड फूड ब्रांड्स का। सॉरी, ये रही बात ब्लू स्टोन ज्वेलरी की। जो सेकंड है वो है यूनाइटेड फूड बारबेक्यू नेशन। सो उसको अब आई थिंक क्या नाम भूल गया मैं, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स करके शायद। तो उसमें बेसिकली उन्होंने पूरा अपना बिजनेस ही बदला है। अब वो बहुत सारे डिस्काउंट्स देते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का, और फैमिली लाइक मील फॉर 7, मील फॉर 10 ऐसे करके बेच रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड रहा है। उनका एसएसजी जो है वो करीब करीब 20-25% से बढ़ा है। हमेशा ऐसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक टर्न अराउंड बिजनेस है जिसने मुझे आई थिंक शेयर प्राइसेस जहाँ से मैं लिया हूँ वहाँ से शायद 140-150% भी बढ़ चुका है। तो इस पर मैंने थोड़ा ऐड किया है। अगेन, जो बिज़नेस ने अच्छा किया है उस पर मैंने ऐड किया है। अच्छा, लास्ट सेक्शन जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि कुछ जो मैंने बताया आपको, जैगल काटा मैंने, थोड़ा बहुत जीना सीखो काटा। तो मैंने लिया क्या, तो मैंने एक्चुअली 3-4 नई कंपनीज लिया है। HFCL और STTL मैं बता चुका हूँ, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ और HFCL, क्योंकि मुझे लगता है डेटा सेंटर थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इंडिया के लिए, और भी कैपेसिटीज़ बढ़ने लगेंगी इंडिया में। आई थिंक प्लान ये है कि ये 1 गीगावाट कैपेसिटी से 9 गीगावाट पे जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर 9 टाइम्स होने वाला है नेक्स्ट 3-4 साल में, तो ऑब्वियसली डेटा सेंटर के प्लेयर्स को फ़ायदा मिलेगा। नेटवेब को ऑलरेडी मिल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में है। जो मैंने नया ऐड किया है वो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ और HFCL, हिमाद्री एफ करके कुछ है। तो फ़र्क लेकिन क्या है ये समझना ज़रूरी है। जो जो स्टेरलाइट है ना, वो बहुत प्योर डेटा सेंटर का ऑप्टिकल फाइबर्स बनाती है, जो कि AI रैक्स वगैरह में यूज़ होता है।
जो HFCL है वो थोड़ा टेलीकॉम बेस्ड ज़्यादा है, वो कोशिश करिए डेटा सेंटर में जाने का, लेकिन अगर आपको डेटा सेंटर का प्योर थीम प्ले करना है तो स्टरलाइट लेना चाहिए। पी देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, पी हमेशा फॉरवर्ड देखना, क्योंकि पिछले एक साल में कुछ खास उनकी प्रॉफिट हुई नहीं थी, तो इसलिए पी ज़्यादा लगता है। प्रोजेक्शन ये है कि जो इस क्वार्टर में दोनों ने कुछ 200 से 250 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो नेक्स्ट एक साल में दोनों करीब करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, थोड़ा ज़्यादा ही कर सकती है उससे। तो उस हिसाब से पी देखेंगे तो 30-32 के अराउंड है। तो अगर ये थीम चला तो ये दोनों बहुत ही अच्छे पोर्टफोलियो इंट्रेंड्स हैं, तो मैं इस पर बेट कर रहा हूँ। मैंने 2 कंपनी और ऐड किया है, एक है CP प्लस जो कि आदित्य इन्फोटेक करके है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि सिक्योरिटी कैमराज और ये सब का बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया में, और गवर्नमेंट ने चाइनीज़ प्लेयर्स पे बैन लगा रखा है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब किया है। अगेन फॉरवर्ड पी का कमाल, वो बोल रहे हैं इस साल जो प्रोजेक्शन है उनका 600 से 700 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट कैप कुछ 41,000 करोड़ कैप पे है। अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे पी दिखेगा 100 के अराउंड, बट पी एक्चुअली फॉरवर्ड पी हमेशा देखना चाहिए, 70 के अराउंड है फॉरवर्ड पी। और ये बिजनेस का बहुत बड़ा रनवे मुझे दिखता है, क्योंकि डेटा सेंटर्स ये सब में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी जनरली भी सर्विलियंस की नीड इंडिया में बढ़नी चाहिए। लास्ट जो सेट है मैं ऐड करने वाला हूँ, एक्चुअली 2 कंपनी देखा है मैंने, KRN हीट एक्सचेंजर और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। ज़्यादातर मन मेरे को एरोफ्लेक्स में है, क्योंकि अगेन ये कूलिंग सॉल्यूशन स्किड्स बनाती है डेटा सेंटर्स के लिए। तो आई थिंक उन्होंने जो प्लान दिया है अपना, वो 9000, आई थिंक वो अभी 9000 के अराउंड स्किड्स बनाने की क्षमता रखते हैं, वो 15,000 तक जाएंगे। आई थिंक अभी वो क्वार्टर में शायद 1000 ही बेच रहे हैं, तो ये धीरे धीरे रैंप अप होगा। आई थिंक जो वर्टिव है, कंपनी वर्टिव, वो डेटा सेंटर वर्ल्ड में ये कूलिंग सॉल्यूशंस को लेके सबसे बड़ी चैंपियन है। वो वर्टिव के ये लोग सप्लायर हैं, एटलीस्ट एरोफ्लेक्स। तो ये है मेरा ऑब्वियसली फ्यूचर जो ये प्लान ये रहेगा कि डेटा सेंटर थीम में मैं और 2-3 प्लेयर ऐड करूँ। E2E नेटवर्क्स पे मैंने बहुत सोचा है, पर अभी तक ऐड करने का मन नहीं है। उसके रीजंस मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर भी करे थे। तो ये रहा, ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। थोड़े बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में ऐड करता जा रहा हूँ, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको मैं निकाल रहा हूँ। इट्स ओके, थोड़ा लॉस लेना पड़ता है, लेकिन देन अगेन जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है फिर भी वो अच्छा ही करेगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।